हर हर महादेव दोस्तों, मैं संजना किरोड़ीवाल एक बार फिर लेकर आई हूँ आप सबके लिए मैं तेरी हीर भाग 3। किशोर दत्त बनारस थाने में नए दरोगा थे, जिन्हें मुरारी और शिवम से मिलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। मुन्ना अपने कॉलेज के लिए बाइक लेकर निकल गया और शिवम के घर के सामने आकर हॉर्न बजा दिया। वंश उस वक्त नाश्ता करने बैठा ही था, लेकिन मुन्ना को देखते ही उठा और अपना बैग पीठ से लगाकर पराठी का रोल बनाया और हाथ में लेते हुए कहा, माँ मैं जाता हूँ, मुन्ना आ गया, बाय बाय बाय। वंश नाश्ता तो करते जाओ। सारिका उसे आवाज देते ही रह गई, लेकिन वंश वहां से जा चुका था। आई ने देखा तो सारिका के पास आई और कहा, बचपन में शिवम भी ऐसे ही करता था, न वक्त पर खाता था न घर में टिकता था, बस दिन भर घाट पर रहता था। लेकिन वंश अपने पापा पर बिल्कुल नहीं गया है माँ, उसे तो बनारस बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब बस यहाँ से भागने ही लगी रहती है। कितना सुकून है इस शहर में, पता नहीं वंश को ये बात कब समझ आएगी। सारिका ने प्लेट उठाते हुए कहा और वहां से चली गई। वंश रोल खाते हुए बाहर आया और मुन्ना के पीछे बैठते हुए कहा, आज फिर लेट हो गए हम, चल जल्दी। अच्छा, देर तुमने किया हमने? मुन्ना ने सवाल किया। मैंने, अब चलो यार, वंश ने कहा तो मुन्ना ने बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों कॉलेज पहुंचे। वंश क्लास में न जाकर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। मुन्ना को आज कॉलेज के पीछे वाले हिस्से पर अवैध कब्जा था, उसे हटवाना था, इसलिए वह अपने ग्रुप के पास आया। उसने अपने ग्रुप से इस बारे में बात की, सभी मुन्ना के साथ चल पड़े। मुन्ना उन सबको साथ लिए कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में आया और देखा वहां काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई है और चारों ओर दुर्गंध भी। मुन्ना वहां मौजूद लोगों के लीडर के पास आया और कहा, देखिए ये जगह कॉलेज वालों की है। यहाँ फैली गंदगी और बदबू की वजह से कॉलेज का माहौल काफी खराब हो चुका है। स्टूडेंट्स अपनी क्लास में ना बैठ पा रहे हैं, न ठीक से पढ़ पा रहे हैं। आप लोग ये जगह खाली कर दो। क्यों, पुलिस वाला है तू या कोई नेता है? जाकर इन दोनों में से किसी का नोटिस लेके आ, फिर सोचेंगे। वहां बैठे एक हट्टे कट्टे आदमी ने कहा। मुन्ना चाहता तो मुरारी की मदद से ये जगह 2 मिनट में खाली करवा सकता था, लेकिन उसे अपने पापा की विधायकी से कोई मदद नहीं चाहिए थी। उसने बड़े ही सहज भाव से कहा, सर प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये जगह खाली कर दीजिए। स्टूडेंट्स की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। मुन्ना ने कहा तो आदमी गुस्से में उठा और उसकी तरफ आते हुए कहा, तेरे को एक बार बोला ना, जाकर इन दोनों में से किसी का नोटिस लेकर आ, चल जा। सर प्लीज। मुन्ना ने जैसे ही कहा, आदमी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर मुन्ना के साथ के लोग गुस्से से आगे बढ़ने को हुए, लेकिन मुन्ना ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और आदमी से कहा, हमारे एक इशारे पर ये लोग आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहते। तेरी इतनी औकात, तू मुझे धमकाएगा? आदमी ने मुन्ना के कॉलर पकड़े इतना ही कहा कि एक घूंसा आकर उस आदमी के मुंह पर लगा और वह दूर कीचड़ में जा गिरा। मुन्ना ने देखा उसकी बाईं ओर वंश च्युइंगम चबाते हुए खड़ा था। वंश ने अपने ललाट पर आए बालों को पीछे किया और मुन्ना से कहा, कब तक इनसे रिक्वेस्ट करोगे? गुंडे हैं और गुंडों को ना गुंडों की भाषा में ही समझाया जाता है। मुन्ना वंश को रोकता इससे पहले ही वंश ने उस आदमी को पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। आदमी उठा और खुद को संभालते हुए जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर कहा, एक लड़का यहाँ लफड़ा कर रहा है, अपने आदमियों को भेजो। वंश ने सुना तो एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और आदमी के पैर पर 2-4 मारी। आदमी घुटनों के बल जा गिरा। वंश वहीं पास पड़े पत्थर पर बैठा और लकड़ी के टुकड़े को जमीन में गाड़ते हुए कहा, बुला अपने आदमियों को, मैं इधर ही हूं। मुन्ना ने अपने ग्रुप के लोगों को इशारा किया। सब काम में लग गए और वहां फैली गंदगी को साफ करने लगे।
कॉलेज की दीवार और छत से बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे। बीती रात जो लड़की मुन्ना से बाहर मिली थी उसने देखा तो वह भी अपने दोस्तों के साथ वहां चली आई और आकर मुन्ना से कहा, सर हम सब भी आपकी मदद करें? अगर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो बिल्कुल कीजिए, कहकर मुन्ना आगे बढ़ गया। लड़की तो बस इतने में ही खुश हो गई और अपने दोस्तों के साथ काम पर लग गई। उसका ध्यान काम में कम और मुन्ना पर ज्यादा था। लेकिन मुन्ना को वहां मौजूद लड़कियों में से कोई मतलब नहीं था। वह आधी से ज्यादा लड़कियों की नजर वंश पर थी। वंश भी काफी चौड़ में बैठा था और पास बैठा आदमी दर्द से कराह रहा था। आधे घंटे में ही वो जगह आधे से ज्यादा साफ हो चुकी थी। कुछ देर बाद एक बड़ी बुलेरो वहां आकर रुकी। उसमें से 5-7 लोग नीचे उतरे। कॉलेज का माहौल काफी गर्म आ चुका था। स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर वहां मौजूद थे। कुछ खुश थे कि अब उन्हें कॉलेज में एक शानदार फाइट देखने को मिलेगी, तो कुछ परेशान थे क्योंकि इस बार वंश ने शायद गलत पंगा ले लिया था। मुन्ना की हमेशा अहिंसा में विश्वास रखता था। वह अपने काम में लगा रहता था और वंश जिसे छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाता था। उन आदमियों को देखकर वंश उठा और अकेले ही उनसे भिड़ गया। 2 तो मार खाकर नीचे गिर पड़े, बचे 5 तो वंश उनसे लड़ता रहा। उसे लगा मुन्ना उसकी मदद करने आएगा, लेकिन मुन्ना ने ध्यान ही नहीं दिया। वंश ने मुन्ना की तरफ देखा, इतने में एक ने उसके मुंह पर गुस्सा दे मारा। वंश वहीं पड़ी टेबल पर जा गिरा। इतने में 2 ने भागकर वंश के हाथ पकड़ लिए और एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में उठाए वंश की तरफ चला आया और कहा, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है, रुक अभी निकालता हूं तेरी हीरोगिरी। वंश ने उनसे छूटने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल था। दोनों ने उसके हाथ के साथ साथ उसके पैरों को भी लॉक कर रखा था। आदमी ने जैसे ही वंश को मारने के लिए लकड़ी उठाई, वंश ने अपनी आंखें मीच ली, लेकिन लकड़ी ने उसे छुआ तक नहीं। वंश ने अपनी आंखें खोली, देखा एक हाथ ने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ से पकड़कर रोक रखा है। वंश ने हाथ वाले शख्स की तरफ नजर घुमाई, कोई और नहीं बल्कि मुन्ना ही था। वंश का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुन्ना ने उन तीनों को साइड किया और वंश की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर उन सबकी जो धुलाई की देखकर मजा आ गया। प्रिंसिपल सर को पता चला तो उन्होंने थाने में फोन कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस की जीप आकर रुकी, जिसमें से किशोर दत्त भी था। उसने कांस्टेबल को सबको गाड़ी में डालने को कहा। जब नजर वंश पर पड़ी तो उसने वंश के कॉलर पकड़कर कहा, स्टूडेंट होकर गुंडागर्दी करते हो? आई एम स्टूडेंट, क्रिमिनल को पकड़िए, वंश ने किशोर की आंखों में देखते हुए कहा। पुलिस का काम पुलिस को मत सिखाओ तुम, किशोर ने भी घूरते हुए कहा। पुलिस अगर अपना काम ढंग से करती तो हम स्टूडेंट्स को ये सब करना ही नहीं पड़ता ना, वंश ने कहा। इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में कहा। तो पास ही खड़े मुन्ना ने कहा, क्या? हाँ, क्या? आप पुलिस वाले हैं, आपको कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन लोगों की वजह से कितने स्टूडेंट्स की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, जानते हैं आप? हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जगह खाली कर दें, लेकिन वो हाथापाई पर उतर आए, और फिर हमने तो कोई चूड़ियां पहनी नहीं है, वंश ने कहा। तो किशोर उसे घूरने लगा। शहर में आए अभी उसे 2 दिन ही हुए थे और इन 2 दिनों में वैसे 4 लोगों से वो मिल चुका था, जो उससे आंख मिलाकर बात कर रहे थे। जाने दीजिए सर, इनमें से एक विधायक जी का लड़का है, कांस्टेबल ने किशोर से कहा। इतने में प्रिंसिपल सर आए और किशोर से कहा, थैंक यू सर, आप यहाँ आए। पिछले कुछ दिनों से इन लोगों ने काफी माहौल खराब कर रखा था। डोंट वरी सर, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टेक केयर एंड अपने स्टूडेंट से कहिए कि कानून हाथ में ना ले, किशोर ने कहा और मुन्ना वंश को घूरते हुए वहां से चला गया।
प्रिंसिपल सर ने सबको अपनी अपनी क्लासों में जाने को कहा और मुन्ना से कहा, थैंक यू मानविंदर। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर, हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुन्ना ने कहा तो प्रिंसिपल सर ने उसका कंधा थपथपाया और वहां से चले गए। वंश वहां से जाकर एक बेंच पर बैठ गया। मुन्ना ने देखा तो पानी की बोतल लेकर उसके पास आया और देखा वंश अपने होंठ पर लगी चोट को छूकर देख रहा है। मुन्ना ने बोतल वंश की ओर बढ़ाकर कहा, तुम बीच में क्यों आए, मैं बात कर रहा था ना। मुन्ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन तुमने उनको जो मारा मजा आ गया, वंश ने हंसते हुए कहा। मुन्ना उसके बगल में बैठा अपनी जेब से रुमाल निकाली और वंश के होठों से बहते हुए खून को साफ करते हुए कहने लगा, हम किसी पर हाथ उठाना पसंद नहीं करते हैं, ये हमारा नियम है वंश, लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उन पर कोई मुसीबत आए तो हम उनके लिए अपने नियम तोड़ने को तैयार हैं। देखो यार मुन्ना, मैं सीधी बात जानता हूं, पहली बार में समझाओ, दूसरी बार में दे कंटा, मामला फिक्स। वंश ने कहा तो मुन्ना मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर वंश ने कहा, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कभी कभी ना हमें लगता है तुम्हें हमारे घर में पैदा होना चाहिए था, तुम में सारे गुण पापा वाले हैं। मुन्ना ने कहा, हाँ, और तुम्हें मेरे घर में। वैसे भी माँ पापा तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके संस्कारी बेटे जो हो तुम। वंश ने कहा, वो तो हम हमेशा रहेंगे। अब उठो और अपनी क्लास में जाओ, कुछ पढ़ लो, वैसे भी अगले हफ्ते दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली है, और हाँ, गुस्सा थोड़ा कम किया करो। कहते हुए मुन्ना उठा और वहां से चला गया। गुस्सा तो मरने के बाद ही कम होगा मुन्ना, कहते हुए वंश एक बार फिर अपने होंठ को छूकर देखने लगा। तभी दूसरे सेक्शन की लड़की रिया आई और कहा, ज्यादा लगी क्या? देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। वंश, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत लड़कियों से फ्लर्ट करना, उसने रिया के करीब आकर कहा, ओ बेबी दिखाओ मुझे, अब ठीक है? रिया ने फूंक मारते हुए कहा, बेटर। वंश ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा। नाश्ता करने के बाद शिवम अपने सीमेंट गोदाम चला गया। सारिका भी तैयार होकर आई और बाबा से कहा, चले बाबा? हाँ बेटा, चलते हैं, बाबा ने कहा और सारिका के साथ आकर गाड़ी में उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गए। सारिका ने गाड़ी स्टार्ट की और ओल्ड एज होम की तरफ बढ़ा दी। रोज सुबह सारिका बाबा के साथ ओल्ड एज होम जाया करती थी। घर में आई को बोरियत ना हो इसलिए उन्हें अपना अचार का बिजनेस खोल लिया। तरह तरह के अचार और चटनियां वह अपने घर में ही बनाया करती थी, साथ ही घर के दोनों नौकरों को भी परेशान करके रखती थी। शिवम दिन भर अपने गोदाम और बाकी बनारस के सामाजिक कामों में नजर आता था। मुरारी अपना काम बखूबी संभाल रहा था। बची अपनी अनु, तो वह कभी अपने घर तो कभी आई के पास। मुरारी के चाचा चाची तो विदेश में कब का बस चुके थे, साल में एक बार सबसे मिलने आते थे बस। सारिका और बाबा ओल्ड एज होम पहुंचे। सारिका ने गाड़ी साइड लगाई और दोनों नीचे उतरे। अंदर आकर बाबा ऑफिस की तरफ चले गए और सारिका बाकी सबसे मिलने। तभी वहां काम करने वाले मैनेजर गुलशन ने आकर कहा, मैडम, बाहर एक औरत आपसे मिलने के लिए खड़ी है, उन्हें आप अंदर ले आइए। सारिका ने कहा और बरामदे में चली आई। कुछ देर बाद गुलशन एक औरत और एक छोटे बच्चे के साथ सारिका के सामने आया। नमस्ते मैडम जी, औरत ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। जी नमस्ते, सारिका ने कहा तो औरत के साथ खड़े बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सारिका ने देखा तो मुस्कुराकर बच्चे के गाल को छुआ और उस औरत से कहा, कहिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? औरत ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक कार्ड निकालकर सारिका की ओर बढ़ा दिया और कहा, ये कल रात एक बबुआ ने हमें दिया था, कहा कि आपसे आकर मिलूं। का नाम बताया था उन्होंने अपना। औरत को नाम याद नहीं था शायद। मुन्ना। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो औरत ने हामी भर दी।
आप यहाँ रह सकती हैं। गुलशन, पहले उन्हें कुछ खिला दो, आप इनके साथ चली जाइए। सारिका ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। औरत ने कहा। हम कोई एहसान नहीं किया है, जैसे सब यहाँ रहकर कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, वैसे आप भी रहिए, बाकी महादेव तो है ही हम सबके साथ। सारिका ने कहा तो औरत अपने बच्चे को साथ लेकर गुलशन के साथ चली गई। उसके जाने के बाद सारिका ने अपना फ़ोन निकाला और मुन्ना को फ़ोन लगाया। मुन्ना उस वक्त प्रिंसिपल सर के रूम में था। सारिका का फ़ोन देखकर उसने कहा, 1 मिनट सर। मुन्ना ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और कहा, नमस्ते बड़ी माँ। नमस्ते मुन्ना, हमारे नक्शे कदम पर बखूब चल रहे हो, सारिका ने बड़े प्यार से कहा। बड़ी माँ, आपने ही कहा था, अपने लिए तो हर कोई जीता है, किसी दूसरे के लिए जीने को ही असली ज़िंदगी कहते हैं। कल रात जब हमने उस बच्चे को देखा तो लगा, इन सब में उस नन्हे से जान की क्या गलती। हम जानते हैं वो एक ओल्ड एज होम है, लेकिन उसे वहाँ रख लीजिए। मुन्ना ने कहा। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है मुन्ना, वो यहाँ रह सकती है, सारिका ने कहा। थैंक यू बड़ी माँ, मुन्ना ने कहा। अच्छा, घर कब आ रहे हो, सारिका ने पूछा। आज शाम वंश के साथ ही आ रहा हूँ, पापा कह रहे थे कि बड़े पापा को मिलना है मुझसे, मुन्ना ने कहा। ठीक है, शाम में मिलते हैं, कहकर सारिका ने फ़ोन काट दिया और वहाँ से चली गई। मुन्ना खुश था। वह वापस प्रिंसिपल के ऑफिस आया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, मानवेंद्र, आज तुमने कॉलेज के लिए जो किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी तुम ही इस कॉलेज के प्रेसिडेंट बनोगे। वैसे भी इस कॉलेज में तुम्हारा ये आखिरी साल है। 1 मिनट सर, बिना वोटिंग के ही आपने ये फैसला कैसे ले लिया कि मुन्ना कॉलेज प्रेसिडेंट बनेगा? कमरे में आते हुए एक हट्टे कट्टे लड़के ने कहा। उसने काले रंग का कुर्ता और लाइट जींस पहन रखी थी, गले में नारंगी रंग का गमछा डाल रखा था और आंखों पर धूप वाला काले रंग का चश्मा। उसके पीछे 5-6 लड़के और खड़े थे। लड़के ने अपना चश्मा उतारा, उसे कुर्ते की जेब में टांग लिया। लेकिन पिछले 4 सालों से मुन्ना ही इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनता आ रहा है, ये अचानक से तुम्हें वोटिंग का ख्याल क्यों आया राजन? प्रिंसिपल सर ने हैरानी से कहा। हमेशा बनता रहा है, लेकिन इस साल भी मुन्ना ही बने जरूरी तो नहीं है ना सर, राजन ने कहा। सर, कॉलेज इलेक्शन में अभी वक्त है, अगर इसे वोटिंग करवानी है तो करवाने दीजिए, मुन्ना ने सहजता से कहा। ठीक है, दिवाली की छुट्टियों के बाद कॉलेज इलेक्शन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, तब तुम भी अपना नाम दे देना, प्रिंसिपल सर ने राजन से कहा तो मुन्ना और राजन दोनों वहां से बाहर चले आए। मुन्ना जाने लगा तो राजन ने कहा, क्यों मुन्ना, मेरा नाम देने की बात सुनकर डर गए क्या? डर हमें इस बात का है कि कहीं हारने के बाद तुम कॉलेज ना छोड़ दो, कहकर मुन्ना वहां से चला गया। तेरी ये अकड़ तो मैं जरूर निकालूंगा मुन्ना, चलो बे, कहकर राजन ने अपने लड़कों को वहां से ले गया। राजन सिंह बनारस के रहने वाले प्रताप सिंह का बेटा, जो कि इसी कॉलेज में पढ़ता है। प्रताप की मुरारी और शिवम से दुश्मनी थी और राजन ने इस दुश्मनी को कायम रखा। आगे चलकर ये दुश्मनी क्या रंग लाने वाली थी, ये तो महादेव ही जाने। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 3। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।